छोटे किसान परिवार से संबंध रखता हूँ और बड़ा परिवार हमारा था, जॉइंट फैमिली में हम पले बड़े हैं। हम 7 भाई बहन हैं, मेरी 6 बहनें हैं। तो माता पिता शिक्षित होते हुए भी मुझे लगता है कि हमसे ज़्यादा समझ रखते थे कि उन्होंने सबको पढ़ाया लिखाया। इतना बड़ा महानगर देखा, इतने लाखों लोग देखे, घबराया नहीं। अब 17-18 साल का था, किस प्रकार से कॉलेज में पहुंचना, ये एक बहुत लंबी जर्नी है। हाल ही में आपको प्रमोट किया गया है, आप एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो है उस पर आ चुके हैं। तो ये कहा जाता है कि जो आप एक अपनी सोच के साथ काम करते हैं, आप पे पॉलिटिकल प्रेशर बहुत रहता है, लेकिन आप उसको हावी नहीं होने देते अपने ऊपर। तो क्या वाकई में पॉलिटिकल प्रेशर जो है वो बहुत रहता है, आईएएस अफसरों पर बहुत रहता है, आप पर बहुत रहा है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि लोग पॉलिटिकल प्रेशर किस चीज़ को बोलते हैं। 30 साल की सर्विस होने को आई है, आज तक मैं कभी भी, जो आपने देखा होगा कि मेरा ये जो टेबल है अभी भी खाली पड़ा हुआ है, कभी भी कोई भी फाइल जो है मैं तुरंत उसका निपटारण कर देता हूँ, कभी घर लेके नहीं जाता। जब आप निष्पक्ष तरीके से अपनी राय फाइल पे व्यक्त करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कभी आपको होगा। एक वक्त वो भी आया जब 1 महीने में या कुछ दिनों में आपकी 4 बार ट्रांसफ़र जो है वो अलग अलग विभाग आपको सौंपे गए। तो वो क्या एक वजह रही कि क्या ओंकार चंद शर्मा जो हैं वो मंत्रियों की भी नहीं सुनते या नेताओं की नहीं सुनते? ये एक वजह रही है कि आपको कोई काम कहा और वो आपने किया नहीं? जब आपने संविधान की जो है एक शपथ ली है और कायदे कानून के जो रूल रेगुलेशन एक्ट हैं, नियम हैं, उनके अनुसार कार्य करना है, तो आपको फिर कभी कोई दुविधा होती ही नहीं है। तो पॉलिटिकल प्रेशर मैंने कभी महसूस नहीं किया। सबसे ज़्यादा हिमाचल में दिक्कत आती है ट्रांसफ़र से रिलेटेड। तो मेरा ये कहने की बात है, सभी लोग चाहते हैं कि मैं ट्राइबल का जो है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ट्राइबल डेवलपमेंट भी हूँ। तो जो ट्राइबल एरिया में कोई भी जाना नहीं चाहता है, नेचुरली सबकी समस्याएं, कोई भी कर्मचारी अधिकारी ऐसा नहीं है कि जिसको कोई ना कोई पारिवारिक समस्या ना हो। तो जो दुर्गम क्षेत्रों में, ट्राइबल क्षेत्रों में कोई नहीं जाना चाहते। तो मैं ये उनको ये कहना चाहता हूँ कि आप नहीं जाओगे, कोई ना कोई तो जाएगा भाई, उसकी भी पारिवारिक समस्या होती है। जब आप अपने लाइन ऑफ थिंकिंग में क्लियर हैं तो अब मुझे लगता है कि इतने समय के बाद जो है आपकी एक इमेज भी बन जाती है, तो उनको भी पता है कि किस प्रकार से काम करते हैं, तो वो अपना जो है उसी तरह से जो है बदलाव व्यवहार होता है, उसी तरह से काम लिया जाता है। तो मुझे किसी में भी कोई ज़्यादा भिन्नता मुझे नज़र नहीं आती है। नमस्कार, मोहित डायरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने आपसे वायदा किया है कि इस कार्यक्रम में हम आपको जिंदगी के कुछ खास पहलुओं से रूबरू करवाएंगे, साथ ही कुछ ऐसी शख्सियत हमारे साथ रहेंगी जिन्होंने कुछ अलग मुकाम हासिल किया है, जिन्हें देखकर शायद आपको भी अपनी जिंदगी की कोई नई राह मिल जाए। ऐसी ही एक शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद है। ओंकार चंद शर्मा जी आईएएस हैं, हिमाचल कैडर के। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है ओंकार जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मेरा पहला सवाल ये है कि ओंकार चंद शर्मा हिमाचल प्रशासनिक सेवा में वो नाम जिसके साथ दबंग नाम जुड़ गया, ये कैसे हुआ? हम इस सर्विस में आए हैं, उसके बाद अपना कार्य करते गए, जो संविधान की जो शपथ ली थी उसके अनुसार, और जो हमने ग्रामीण प्रवेश में बचपन में देखा था कि गरीबों की किस प्रकार की समस्याएं होती हैं, तो उनको सॉल्व करते गए। हमने तो अपना कार्य किया है। ये नाम जो है लोगों से के द्वारा दिया गया है, ये कब और कैसे दिया गया मुझे इसके बारे में मालूम नहीं, लेकिन मैं जो है शुरू से ही किस प्रकार से हिमाचल के जो है विकास संबंधी कार्य किए जाएं और लोगों की समस्याओं को किस तरह से सॉल्व किया जाए और उसमें मैं अपनी भूमिका निभा सकूं, उस मुद्दे के तहत जो है मैं कार्य करता गया हूं। जो नाम है दबंग नाम, ये आपको नेताओं द्वारा दिया गया है। ये कहा जाता है कि ओंकार चंद शर्मा से अगर कोई बात करनी हो तो पहले सोच समझ लीजिए, अगर कुछ गलत निकल गया तो सुनना भी पड़ सकता है। इस तरह का भी कोई वाकया हुआ? देखिए, अगर ये नेताओं द्वारा दिया गया है तो मैं सहर्ष इसको स्वीकार करता हूँ,
क्योंकि जो नेता जितने भी लोग हैं वो उनका भी ध्येय एक ही है कि किस प्रकार से हिमाचल का विकास हो और लोगों की समस्याओं का हल किया जाए। तो कभी भी मेरा कभी भी किसी भी नेता से कभी कोई टकराव नहीं हुआ है। लेकिन ये बात है कि प्लेन ट्रुथ मैं उनको बताता हूँ। आपने जो भी नाम दिया हो कि अगर कुछ लीक से हट के कोई काम हो और जो कि नियमों कायदे कानून के तहत ना होता हो तो उसमें ज़रूर हम उनको सच्चाई बता देते हैं। उसमें कभी भी हिचकिचाने की ना हम ज़रूरत समझें और ना मुझे लगता है कि सच्चाई बता देने से किसी भी सामने वाले व्यक्ति को थोड़ी देर के लिए बुरा लगता है, लेकिन लॉन्ग रन में वो अच्छा रहता है। हाल ही में आपको प्रमोट किया गया है, आप एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो है उस पद पर आ चुके हैं। तो ये कहा जाता है कि जो आप एक अपनी सोच के साथ काम करते हैं, आप पे पॉलिटिकल प्रेशर बहुत रहता है, लेकिन आप उसको हावी नहीं होने देते अपने ऊपर। तो क्या वाकई में पॉलिटिकल प्रेशर जो है वो बहुत रहता है, आईएएस अफसरों पर बहुत रहता है, आप पर बहुत रहा है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि लोग पॉलिटिकल प्रेशर किस चीज़ को बोलते हैं। 30 साल की सर्विस होने को आई है, आज तक मैं कभी भी, जो आपने देखा होगा कि मेरा ये जो टेबल है अभी भी खाली पड़ा हुआ है, कभी भी कोई भी फाइल जो है मैं तुरंत उसका निपटारण कर देता हूँ, कभी घर लेके नहीं जाता हूँ। फाइलें तब रुकती हैं जब आप ये सोचते हैं कि इस पर क्या लिखें। लिखने से आपका जो भी आपसे हायर अथॉरिटी है कि क्या सोचेगी, उसके इंटरेस्ट हर्ट हो रहे हैं नहीं हर्ट हो रहे हैं। जब आपको लगता है कि आपके कायदे कानून ये कहते हैं, लेकिन उसमें फिर ये है कि ये एक तलवार की धार के तहत समान होता है, उस पर चलने के समान होता है, तो आपको जो भी उसके कंसिक्वेंस के तैयार रहना चाहिए। जब आप निष्पक्ष तरीके से अपनी राय फाइल पे व्यक्त करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कभी आपको होगा। पॉलिटिकल दबाव तब आता है जब ये सोचते हैं कि अगले वाला आपके इस तरह का सोच रखने से क्या सोचेंगे। जब आपको पता है कि आपके अनुसार जब आपने संविधान की जो है एक शपथ ली है और कायदे कानून के जो रूल रेगुलेशन एक्ट हैं, नियम हैं, उनके अनुसार कार्य करना है, तो आपको फिर कभी कोई दुविधा होती ही नहीं है। तो पॉलिटिकल प्रेशर मैंने कभी महसूस नहीं किया। लेकिन एक वक्त वो भी आया जब एक महीने में या कुछ दिनों में आपकी 4 बार ट्रांसफ़र जो है वो अलग अलग विभाग आपको सौंपे गए। तो वो क्या एक वजह रही कि क्या ओंकार चंद शर्मा जो हैं वो मंत्रियों की भी नहीं सुनते या नेताओं की नहीं सुनते? ये एक वजह रही है कि आपको कोई काम कहा और वो आपने किया नहीं, तो आपको कहा कि आप ये दूसरा। देखिए, जब आप पब्लिक इंटरेस्ट को अपने इंटरेस्ट से ऊपर समझ के बात करते हैं तो अगर इस प्रकार का कभी हो भी जाए कि बदली हो भी जाए तो बुरा नहीं मानना चाहिए। तो जैसे मैं जब ये बात करते हैं, जैसे एक उदाहरण देना चाहूँगा कि किसी पर्टिकुलर मैं विभाग में था और उसमें अगर 800 अधिकारियों का कैडर है तो उसमें 800 में से लगभग 400 अधिकारी जो डेपुटेशन पे हों। डेपुटेशन का मतलब ये नहीं कि सभी शिमला में आने की ज़रूरत है, लेकिन अगर आपकी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कहीं दूर में आपकी पोस्टिंग है, लेकिन आप डिप्यूट होकर के जो है तहसील हेडक्वार्टर या सब डिवीज़न हेडक्वार्टर या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के आसपास जाते हो या शिमला आ जाते हो तो डेपुटेशन पे होता है। तो मैंने उन सभी अधिकारियों का डेपुटेशन रद्द किया और जो प्रमोशन लेने के बावजूद भी जो है आप ट्राइबल एरिया में तो नाम के लिए आपने ज्वाइन किया, ट्राइबल अलाउंस भी ले रहे हो, लेकिन आप ठहर कहीं और रहे थे, उनके बारे में मैंने निर्णय लिया और जो अधिकारी मान लो किसी क्षेत्र में नहीं गए उनको डिमोट किया। तो उसके बाद एक हड़कंप सा उस विभाग में मच गया। मेरे अगर ट्रांसफ़र हो भी गई तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो आने वाले समय के लिए एक सबक जो है सबको मिल गया कि जहाँ के लिए आपको सेवा के लिए तैनात किया वहाँ जाना आवश्यक है। कहा जाता है कि ओंकार चंद शर्मा कभी डरते नहीं। ये एक प्रशासनिक अधिकारियों में भी बात है, नेताओं में तो है ही। तो कितनी बड़ी चैलेंज रहता है ये नेताओं का आपसे काम करवाना किसी के लिए भी, खास तौर पर अभी सरकार जिस तरह से कांग्रेस की है, तो क्या उनके लिए आसान होता है आपको कन्विंस करना अपने कामों के लिए? मुझे लगता है कि आपको मेरे जो वरिष्ठ लोग हैं उनसे पूछना चाहिए। कभी कोई भी नेता ये नहीं चाहेगा कि कोई अधिकारी किसी फाइल के ऊपर कुंडली मार के बैठ जाए। अब ये बात मेरा गारंटी के साथ मुझे लगता है सरकार ए हो या बी हो, सबको जब पता है कि इनके पास कोई भी कार्य कभी लंबित नहीं रहता है तो वो नाराज़ क्यों किस बात से भला होंगे। तो मुझे लगता है कि जब कार्य जल्दी होंगे तो नेचुरली सरकार का भी एक तरफ से वो खुश होंगे कि भाई जो है जल्दी लोगों के हित के कार्य निपट रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कभी कोई दिक्कत की बात होगी।
कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि सरकार अपने कुछ खास लोगों को के लिए काम करवाना चाहती हो, वो एक चैलेंज मानते हैं आप, आपको लगता है कभी कभी कुछ गलत आपको लग रहा हो कि उसमें गलत भी होता है, कि ये कोई और डिजर्व करता था लेकिन किसी और को ये काम मिल रहा है, कुछ इस तरह की भी कभी वाकया हुआ होगा? ये तो हर दिन हर किसी के साथ ये होता है। जब भी कोई, ये नेताओं को ही क्यों सिंगल आउट करे, नेताओं को नहीं, इंडिविजुअल आदमी भी जो आता है, आपके पास कौन आता है, एक या जो एग्रीव्ड आदमी होता है जिसको जो न्याय मिलना चाहिए था वो मिला कि नहीं मिला। अगर आपके नीचे वाले अधिकारियों के समक्ष उनको न्याय नहीं मिला तो आपके पास उम्मीद लेके आते हैं कि हमारे साथ कोई जाति होगी तो उसकी दुरुस्ती हो सके, उनको ठीक हो सके। दूसरा ये होता है कि किसी ने, नीचे वाले ने या किसी न्यायालय ने या किसी भी सिस्टम ने निष्पक्ष फैसला दिया है, लेकिन उनको लगता है कि हमारे मनमाफिक ये फैसला नहीं हुआ है, तो वो लोग भी आपके पास आकर के वो गुहार लगाते हैं कि जनाब ये नहीं, इस तरह से निर्णय होना चाहिए, अपने मुताबिक करना चाहते हैं। लेकिन आपको जब कायदे कानून सब चीज़ों को देख करके आप परीक्षण करने के बाद करते हो तो उसमें क्या नाम फिर जो है उस बात पे चलते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये ज़रूरी नहीं है किसी पॉलिटिशियन से आए, ये सोसाइटी के हर वर्ग से ये समस्याएं आती हैं। उसी तरह से मैं, जैसे कि अगर आप बात करें, सबसे ज़्यादा हिमाचल में दिक्कत आती है ट्रांसफ़र से रिलेटेड। तो मेरा ये कहने की बात है, सभी लोग चाहते हैं कि मैं ट्राइबल का जो है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ट्राइबल डेवलपमेंट भी हूँ, तो जो ट्राइबल एरिया में कोई भी जाना नहीं चाहता है। नेचुरली सबकी समस्याएं, कोई भी कर्मचारी अधिकारी ऐसा नहीं है कि जिसको कोई ना कोई पारिवारिक समस्या ना हो। तो जो दुर्गम क्षेत्रों में, ट्राइबल क्षेत्रों में कोई नहीं जाना चाहते। तो मैं ये उनको ये कहना चाहता हूँ कि आप नहीं जाओगे, कोई ना कोई तो जाएगा भी, उसकी भी पारिवारिक समस्या होती है। जब ये नियम अपने परिवार वालों के ऊपर लागू होता है तो बड़ी वो करता है कि ओंकार शर्मा ये निर्णय, इस तरह की निष्पक्षता किसी तीसरे आदमी के साथ लगे तो मेरे पक्ष में रहेंगे, मेरे पक्ष में तालियां बजाएंगे। लेकिन जब यही कार्य, चाहे हमारे नज़दीकी अधिकारी कर्मचारी साथ में काम करने वाले हों, उनके किसी रिश्तेदार के साथ ऐसा हो जाएगा तो सबसे बुरा मैं लगता हूं। लेकिन मुझे लगता है कि जब हम ऐसे क्षेत्र में आए हैं, जब हमें मौका मिला है सेवा करने, तो हमें जहाँ भी भेजा जाए जाना चाहिए। मैं भी ट्राइबल एरिया में रह के सर्विस करके आया हूँ, दुर्गम क्षेत्रों में, चौपाल में, करसोग में, किन्नौर में, हम भी वहाँ पे नौकरी करके आए, तो मुझे लगता है जाना चाहिए। डीसी रहे हैं आप, 5 ज़िलों के डीसी रहे हैं, बहुत बड़ा ये भी एक रिकॉर्ड बनाया है आपने। उसके बाद फिर आप शिमला आए, अलग अलग विभाग आपने संभाले, और निश्चित रूप से कोई हम जो है वो आपका चर्चा भी नहीं है। पिछली सरकार में कुछ एक ये भी कहानी सामने आ गई थी कि किसी मंत्री के साथ आपकी बन नहीं गई, आपकी आपस में जो है कैबिनेट बैठक में ही कुछ कहासुनी हो गई थी। तो इस तरह की बातें जो हैं, क्या वाकई में स्ट्रेस लेवल बढ़ा देती है अधिकारी के लिए भी, या फिर आप तैयार रहते हैं कि आइए 1 to 1 कर लेते हैं नेताओं के साथ? नहीं, देखिए ऐसा है, कभी भी किसी मंत्री या किसी भी नेता के साथ मेरी कभी कोई अनबन नहीं रही। मतभेद हो सकते हैं, किसी जो आप कह रहे हैं कि कहासुनी होगी, कहासुनी नहीं होती है। हम अपना व्यू पॉइंट रखते हैं, वो अपना व्यू पॉइंट रखते हैं। तो जहाँ तक कैबिनेट की बात होती है तो कैबिनेट जो है उनका जो निर्णय सुप्रीम होता है, तो जो जिसका पक्ष ठीक होगा कैबिनेट उसके अनुसार का निर्णय लेती है। तो मेरे साथ कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी प्रकार का झगड़ा करना पड़े या किसी के साथ इसकी कहासुनी हो, कभी नहीं हुआ। मेरे अभी भी सभी नेताओं के साथ, सभी लोगों के साथ अच्छे संबंध है। मैं आपको ये बता दूं कि अभी जब ये प्रमोशन हुई है, छोटी सी बात है, रूटीन की प्रक्रिया की, जो ACS प्रमोट हुए, तो मेरे को जितने भी पुराने जो आज से 20-30 साल पहले सक्रिय राजनीति से 25-25 साल पहले जो हट गए हैं, उन लोगों के दिल से जो है उन्होंने भी हमें मुबारकबाद दी। और कभी जिनके साथ कभी किसी इशू के ऊपर हमारा कोई तकरार भी हुई थी, उन लोगों ने भी दी। तो ये तो एक पार्ट एंड पार्सल है पब्लिक लाइफ का। कभी भी किसी के साथ मेरी कोई समस्या नहीं रही है। थोड़ा सा अगर हम 2 साल या 3 साल पीछे चले जाएं तो समय था कोरोना का समय। तो कोरोना जो है उस समय इतनी महामारी फैल चुकी थी कि हर कोई डर रहा था। लेकिन उस समय एक शख्स, यानी आप सबसे आगे रहे, लीड किया आपने कुछ टीम को, हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकारी हो या फिर और कुछ चीज़ें हो, आप लीड कर रहे थे उसको। सब डर रहे थे, आप आगे थे। परिवार में किसी ने नहीं कहा कि आप बाहर मत जाइए, आपको भी कोरोना हो सकता है, क्योंकि उस समय तो लगातार मौतें तक हो रही थी लोगों। देखिए, कोरोना का जो समय था, मुझे लगता है सबसे चैलेंजिंग ही था। जब ये महामारी आई, इसके बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं, क्या स्वरूप है, कैसे बिहेव करती है, क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए। उस समय हिमाचल प्रदेश के जो हमारे वासी थे
चाहे वो नॉर्थ ईस्ट की बात हो, पौंडीचेरी की बात हो, केरला की बात हो, तमिलनाडु की बात हो, देश के हर कोने में हिमाचली लोग थे। लेकिन उनको वापस कैसे सकुशल हिमाचल लाया जाए, ये एक बहुत बड़ी चैलेंज थी, क्योंकि उनसे कांटेक्ट किस तरह से करना था। और आपने देखा होगा कि शुरू में तो एक तहसील से दूसरी तहसील में जाने के लिए भी परमिट लगता था। तो हमने सरकार ने ये दायित्व मुझे दिया और हमने एक डेडिकेटेड अधिकारियों की टीम बनाई और उसमें सोशल मीडिया में का हमने इस्तेमाल किया। लोगों को बताया गया कि ये हमारा साइट है, इस पर रजिस्टर करें, इसमें करें। और उनको यहाँ बैठे बैठे शिमला में बैठ करके, जैसे मैं बताऊँ कि सबसे पहली ट्रेन हमने जो है बेंगलोर से लाई थी, तो बेंगलोर से ट्रेन लाने के लिए, लेकिन जो नॉर्थ कर्नाटका से जो व्यक्ति चला था उसको बेंगलोर तक पहुंचाने में एक व्यक्ति को 8-8, 9-9 परमिट लगते थे, तब जाकर के वहाँ पहुंचता था। उनका टेस्ट करवाना, उनको टाइम पे, क्योंकि रेलवे 24 घंटे पहले ट्रेन कंफर्म करती थी, वहाँ तक लोगों को ले आना एक बहुत बड़ी चैलेंज थी मुझे लगता था। और बॉम्बे से हमने भर भर के ट्रेनें लाई जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों को कोरोना हो गया था। मुझे लगता था कि हम उन लोगों को अगर हिमाचल में नहीं लाते तो काफ़ी लोगों को जो है अपने जीवन से हाथ धोना पड़ता। यही नहीं, उसके बाद जो है वंदे भारत मिशन के तहत भारत सरकार ने विदेशों में बसे हुए लोगों को भी जो है इंडिया में लाया गया। उसका प्रभारी भी, हालांकि आरसी जो हिमाचल भवन का जो रेजिडेंट कमिश्नर होता दिल्ली में, उसको प्रभारी होना चाहिए था, वो भी मुझे बनाया गया। तो हमने नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और यूक्रेन, रशिया और जो है फार ईस्ट से भी लोगों को लेके आए और उनके कोविड का प्रोटोकॉल का तहत जो है किस प्रकार से लोगों को लाए। और जो कई जगह तो ऐसे था कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, होम मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री, इनके साथ से सामंजस्य करके लोगों को लाए। और क्योंकि यूक्रेन से स्पेशली और रशिया से हमारे मेडिकल स्टूडेंट बहुत ज़्यादा होते थे, तो आगे उनको जो जहाज़ था वो मेरे इंटरवेंशन के बाद जो है जो दिल्ली के बजाय हमने चंडीगढ़ में उतारा। तो इस प्रकार से सकुशल जब आपके बच्चे आए तो लोगों को एक राहत की सांस उन्होंने महसूस की। बहुत जगह ऐसे लोग थे जिनके पास पैसा ख़त्म हो गया था, उनको हमने पैसे दिए और पता नहीं, अब जब हम बुकिंग करवा रहे तो हो सकता है फ्रॉड भी हो सकता है, तो कईयों का हमें वो भी लगती है कि अगर ये पैसा गया कोई बात नहीं, ये बंदा आ जाना चाहिए। तो ये मैं हज़ारों किस्से सुना सकता हूँ कि किस प्रकार से हमने लोगों को यहाँ लाया, और ये इसमें बहुत ज़्यादा संतोष होता है कि हमने ये कर दिखाया तो अच्छा लगा। निश्चित रूप से बहुत जिंदगियां भी उस समय बची, क्योंकि सबने देखा भी, लेकिन परिवार भी चिंतित रहता होगा। परिवार तो उनको पता है कि ये क्या नाम, जब से नौकरी ज्वाइन की है तो कई बार ये फ्लड की बात आती है। जब हमने देखा, जब 20 साल मैंने फील्ड में नौकरी की है, 5 जिलों में जिलाधीश रहा हूँ, 3 मैं डिविजनल कमिश्नर रहा हूँ, तो परिवार को पता है कि ये समय की पुकार है, हम नहीं करूँगा तो कौन करेगा, कोई न किसी को करना है। जब सिविल सर्विस इसमें आए हो इस प्रकार से करना है। उसी तरह से आपने अभी रिसेंट जो हिमाचल में जो ये आपदा आई थी उसमें भी इसी प्रकार का कार्य किया गया है। बहुत वही मेरा अगला सवाल था कि बहुत ही मुश्किल समय था ये भी हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए। तो आपने इसमें भी बहुत रिसर्च की है, क्योंकि आप लगातार जो है इससे भी जुड़े रहे हैं काफ़ी लंबे समय से। तो आपदा आ रही है और इस बार भी जिस तरह से पिछले साल भी बर्फबारी नहीं हुई, इस बार भी बर्फबारी नहीं हुई, तो क्या आप एक बोलना चाहेंगे लोगों को कि सतर्क भी रहें, लेकिन किस चीज़ से जो है उनको बचना भी चाहिए, जैसे कंस्ट्रक्शन हो रही है या ऐसी कोई चीज़ें हैं, या जो सड़कें लगातार बन रही है वो भी एक वजह है? देखिए, कारण बहुत सारे हैं आपदा आने के, लेकिन जब 400-450% बारिश नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए तो इस प्रकार के प्रकोप होता ही है। ये अनप्रेसिडेंटेड था, जिसमें कि हिमाचल प्रदेश ने 550 से ज़्यादा जीवन खोए, बहुत सारे पशुधन की भी हमें हानि हुई, बहुत सारे हमारे मकान में गिर गए, लगभग 3,500 मकान टोटली ध्वस्त हो गए और लगभग 16,000 के आसपास बाकी आंशिक रूप से या हमारे मकान क्षतिग्रस्त हुए। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि हम लोगों को प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठा करके हमें जो है आगे बढ़ना चाहिए। जो हम जोन 5 और 4 और 5 में आते हैं, जैसे कि ये अर्थक्वेक की, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा भयंकर भूकंप आने की भी संभावना है। तो एक तो हमारी कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस जो है, कुछ पैसे बचाने के बजाय, ठेकेदारी में देने के बजाय, जो इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस हैं उनके जो बिल्डिंग कोड हैं उनका अनुसरण करके एक
मजबूत टेक्निकल डिज़ाइन के साथ ही आपका अपना आशियाना बनाना चाहिए। दूसरा, जो हम पेड़ पौधों की जो रक्षा हमें करनी चाहिए, ऐसे विकास के लिए कोई भी कटान नहीं करना चाहिए। और सड़कें जो आपने जिक्र किया है, सड़कें बनाते समय भी आप किस तरह से हिल कटिंग करके उसका जो टो प्रोटेक्शन का कार्य भी करें और जो मक डिस्पोजल है साइंटिफिक तरीके से हो, तब मुझे लगता है कि ये जो इंटेंसिटी है जो क्या नाम किसी भी जो हमारा प्रलय आती है उसको कम किया जा सकता है। मुझे वापस आते हैं आपकी बात पर। आपने करीब 4 मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया है, उनमें से आप क्या मानते हैं सबसे प्रभावी मुख्यमंत्री कौन है जिन लोगों के साथ आपने अभी तक? देखिए, जब आप अगर उसी तरह से बात करें कि इंडिया के इतने कैप्टन हुए, सबसे बेस्ट कौन रहा, तो आपको चुनना मुश्किल हो जाता है। हर मुख्यमंत्री के समय में अलग अलग प्रकार की चैलेंजेस होती हैं। मेरा ये कहना है कि जब हर एक मुख्यमंत्री का, या खास करके हिमाचल प्रदेश में, सबका लक्ष्य जो है हिमाचल का विकास करना और आम जन के जो है जीवन में जो है ईज़ ऑफ लिविंग होना चाहिए कि किस प्रकार के उनके जो है लिविंग में और लोगों को सुविधाएं मिल सके और उनकी समस्याओं का कम किया जा सकते। अगर जब ये ध्येय है तो सबका सब में ना अपन शैली अलग अलग होती है। जैसे अधिकारियों की आप पत्रकारिता में भी देख लीजिए, सबका सवाल करने का तरीका, सबका जो रिपोर्टिंग का तरीका अपने अपने तरीके से होता है। सभी के लोग जो जितने भी हिमाचल प्रदेश, हम हिमाचल प्रदेश के लोग भाग्यशाली हैं कि हमारे को जो जितने भी राजनेता हैं वो ये मिले हैं जिनका प्रथम अध्याय जो ध्येय है वो हिमाचल प्रदेश का विकास है, वो सर्वोपरि है, उसके तहत वो काम करते। तो मुझे लगता है कि सभी लोगों ने अपने अपने समय में अपने अपने शैली में, हर एक इन चारों का जिसने आपने जिक्र किया है, सबका काम करने का तरीका अलग अलग था, लेकिन मकसद जो है, मूल जो उद्देश्य था वो एक था। लेकिन वो कहते हैं ना कि जैसे आपके साथ दबंग नाम जुड़ा है, वैसे ही मुख्यमंत्री कोई होते हैं जो दबंगई से काम करते हैं कि नहीं ये करना है, इट हैज़ टू बी डन, तो इट हैज़ टू बी डन। तो उस हिसाब से अगर मैं अपने सवाल को बदल लूँ कि एक अलग से जो अपने मन से काम करने वाला मुख्यमंत्री रहा हुआ अभी तक, वो आप देखते हैं किस तरह से? मैं एक ही बात कहना कि आप भला तो जग भला। जब आप अपने लाइन ऑफ थिंकिंग में क्लियर हैं तो अब मुझे लगता है कि इतने समय के बाद जो है आपकी एक इमेज भी बन जाती है, तो उनको भी पता है कि किस प्रकार से काम करते हैं, तो वो अपना जो है उसी तरह से जो है बदलाव व्यवहार होता है, उसी तरह से काम लिया जाता है। तो मुझे किसी में भी कोई ज़्यादा भिन्नता मुझे नज़र नहीं आती है, क्योंकि सभी के साथ जो है काम करने का मज़ा आता है। और जब काम तत्परता से हो, मैं ऐसा हूँ, मेरे बाकी सहयोगी भी ऐसे हैं कि हम उस पे किसी भी कार्य पे कुंडली मार के नहीं बैठना है। जो हर एक राजनेता चाहता है कि तुरंत प्रभाव से कार्य किए जाए, तो उसमें कार्य करने की कोशिश करते। तो मुझे लगता है कि कभी ऐसा कोई टकराव की स्थिति कभी नहीं बनती। अच्छा, एक और सवाल है जो कि जनता में भी चर्चा का विषय बना रहता है, वो ये रहता है जो ब्यूरोक्रेसी है उस पर राजनेताओं की या मुख्यमंत्री की या किसी भी सरकार की पकड़ नहीं है या बहुत अच्छी पकड़ है। तो ये पकड़ का हम क्या अर्थ निकालें कि राजनेताओं पर पकड़ का अर्थ क्या निकालें? पकड़, मुझे नहीं लगता कि पकड़ की क्या बात आती है। पकड़ क्या कि जब रोल डिफाइंड है, ब्यूरोक्रेसी का रोल डिफाइंड है, उन्होंने एड एंड जो बाकी उनको सलाह देनी होती है कि किस प्रकार से नीतियों को लागू करना है। जो भी नेता जो हैं वो जो कार्यक्रम लाना चाहते हैं उसको अमली जामा पहनाना होता है, पॉलिसी के रूप में लेना है, जो भी हमारे एक्ट हैं उनके ऊपर बदलाव करने की बात आती है। तो उस प्रकार से जो वो कार्य कहते हैं वो अपने हिसाब से उनको जो क्या नाम कन्विंस करने के बाद उनके जो जिस तरह से कहते हैं वो कई बार जो है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है, लेकिन जब मिल बैठ के उसके ऊपर डिलीवरेशन की जाती है तो एक मिडल पाथ निकलता है, उसके तहत काम किया जाता है। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई समस्या कभी होती नहीं है जी। अच्छा, एक हमने जो है अपने दर्शकों से एक वायदा भी किया है कि हम जिस भी शख्सियत से मिलवाएंगे इनको, उनके जो व्यक्तिगत बातें हैं उस पर भी हम ज़रूर जानना चाहेंगे कुछ। आप चंबा में जो सरनी आपका गांव है, वहाँ से आप ताल्लुक़ रखते हैं, तो एक स्कूलिंग से लेकर के कॉलेज, उसके बाद फिर आईएएस बनने तक का जो आपका सफ़र रहा वो कैसा रहा, कितनी मुश्किलें आई, और जो आपका फैमिली बैकग्राउंड है ये भी कहा जाता है कि वो वित्तीय रूप से जो है वो इतने मजबूत नहीं थे, किसान परिवार से आप ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये जानना चाहेंगे कि इतना बुलंद हौसला लेकर के आप स्कूल से कॉलेज निकले और कॉलेज से फिर आप आईएएस बने, तो किस तरह से संभव हुआ ये सब? देखिए, मैं एक बहुत ही
छोटे किसान परिवार से संबंध रखता हूँ और बड़ा परिवार हमारा था, जॉइंट फैमिली में हम पले बड़े हैं। हम 7 भाई बहन हैं, मेरी 6 बहनें हैं। तो माता पिता शिक्षित होते हुए भी मुझे लगता है कि हमसे ज़्यादा समझ रखते थे कि उन्होंने सबको पढ़ाया लिखाया। मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो वहाँ से हमारे गांव के 2-3 घरों का हमारा गांव है सरनी से, वहाँ से निकले। वहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे जो है हमारा प्राइमरी और मिडिल स्कूल था समोट। वहाँ पे आना जाना 3 किलोमीटर पहले आना जाना होता था। तो हम सभी भाई बहन, मैं ही नहीं, खेतों में जब सीजन होता था काम करके उसके बाद स्कूल जाते थे। बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा था कि माता पिता बोलते थे कि जो है ना, पहले ये इतने फेरे लगा लो, जब मान लो कटाई हुई है उसके बाद पढ़ो। अब उनको क्या बताएं कि जब फेरे लगा लेंगे, जब बोझा लेकर के घर लेके आएंगे फसल को, तो उसके बाद थकान हो जाएगी, पढ़ा नहीं जाता था। लेकिन वो उनको नहीं मालूम होता था कि उनको लगता था कि पढ़ना मतलब किताबें खोल ली और वो पढ़ना होता है। तो इस प्रकार से होते थे। उसके बाद हमारा हाई स्कूल जो था वो हमारे घर से लगभग 5.5-6 किलोमीटर दूर था। वहाँ भी हम रोज़ का आना 10:30 11-12 किलोमीटर आना जाना होता था। कच्ची सड़कें होती थी, छाता नहीं होता था। वहाँ कुछ बीच में बसें भी चलती थी लेकिन पैसे नहीं होते थे, तो उस अभाव में पैदल ही जाना होता था। तो ऐसे परिवेश से निकल करके फिर हमने DAV कॉलेज कांगड़ा से +1 और +2 आज की डेट में, उस समय प्री इंजीनियरिंग और PUC करके उसके बाद हम हैदराबाद गए। यूनिवर्सिटी JNTU यूनिवर्सिटी से हमने इंजीनियरिंग की है। उससे पहले मैं अकेला ही जो है वो वहाँ पे आंध्र प्रदेश गया था। तो पहली बार DTC की बस जो है कोतवाली बाज़ार से पकड़ी, दिल्ली की टिकट ली। कभी 5 से ज़्यादा एक साथ बसें नहीं देखी थी। दिल्ली महानगर ISBT में पहुंचना, हज़ारों बसें देखने, और उसके बाद जो है किस प्रकार से रेलवे में जाना। हज़रत निजामुद्दीन गए, इतना बड़ा महानगर देखा, इतने लाखों लोग देखे, घबराया नहीं। अब 17-18 साल का था। किस प्रकार से कॉलेज में पहुंचना, ये एक बहुत लंबी जर्नी है, इसके ऊपर बुक लिखी जा सकती है। और उसके बाद वहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज में, वहाँ के जो काकीनाडा से मैंने BTech की है, तो वो बिल्कुल प्योर तेलुगु हार्टलैंड है। वहाँ पे उस समय अंग्रेजी के सिवाय को बात नहीं करते थे, क्योंकि हिंदी कोई लोग नहीं समझता था, क्योंकि दूरदर्शन में भी तब तक हिंदी के कार्यक्रम नहीं आते थे। जब मैं फाइनल ईयर में पहुँचा तो हिंदी के कार्यक्रम कुछ समय के लिए आना शुरू हो गए। तो वहाँ पे वो लैंग्वेज भी सीखना और किस प्रकार से अपने आप को ढालना कि वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी थी, उससे गोल्ड मेडलिस्ट बन के निकलना, ये भी अपने आप में एक अचीवमेंट थी। तो मुझे लगता है कि जर्नी बहुत सुखद रही। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई देव कृपा होगी जो कि हमेशा हर जगह पे जो प्रोटेक्ट करती आई। मतलब आप कह रहे हैं कि आप इंजीनियरिंग से IAS की तरफ फिर आपने शिफ्ट जी। तो ये कैसे हुआ? देखिए, हमने इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस की जो UPSC के थ्रू थे उसमें एग्ज़ाम लिखा। जो जैसे सिविल सर्विस में सबसे ऊपर IAS आती है, उसके बाद इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, रेवेन्यू, कस्टम, बहुत सारी सेवाएं होती हैं। उसी तरह से इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस में सर्वप्रथम रेलवे होती है। उसके बाद आपने CPWD देखा होगा, MES होता है, BRO होता है, और बहुत डिफेंस की होती हैं, बहुत सारी सर्विस है। तो हम उसमें रेलवे में सेलेक्ट हो गए। तो जब हमारी जो ट्रेनिंग थी वो इरिसेन पुणे में वहाँ पे हो रही थी, या रेलवे स्टाफ कॉलेज वडोदरा में, तो हमारे ज़्यादातर सहयोगी जो थे जो UP और बिहार से आते थे, उनके सबके मन में जो है एक भूत सवार होता था कि सिविल सर्विस ही करनी है, IAS बनना है। अगर आप रेलवे में अगर चेयरमैन रेलवे बोर्ड भी बन गए तो आपको SHO तो सैल्यूट नहीं करेगा, आपकी गाड़ी के ऊपर लाल बत्ती तो नहीं होगी। तो वहाँ पे उनसे लगा कि अरे हमें भी तो IAS करनी चाहिए। तो उस पर तरह से फिर हमने वहाँ से सिविल सर्विस देने का सोचा, और उससे नतीजा है कि हम फिर IAS में आ गए। तो करना पड़ता है, मेहनत तो करनी, शॉर्टकट तो कोई लाइफ में होता नहीं है। चलिए, जाते जाते एक आखिरी बार फिर पूछ रहा हूँ आपको, दबंग नाम आपके साथ जुड़ा है, ये नाम चाहेंगे ये नाम आपके साथ पूरी सर्विस तक जुड़ा रहे इसी तरीके से? अच्छा लगता है, अगर ये पॉजिटिव सेंस में लिया जाता है तो ये जो जुड़ा रहे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आपने हमसे खास बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद। तो 1994 बैच के IAS अधिकारी ओंकार चंद शर्मा, जो कि चंबा से ताल्लुक रखते हैं, और सरनी गांव, एक छोटा सा गांव है सरनी, जहां के लोग आज बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं, क्योंकि वहां से निकला एक लड़का आज हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सर्विस जो है
इसमें सबसे एक कह सकते हैं कि बहुत अहम पद पर पहुंच चुके हैं और आगे भी इन्हें चलते जाना है। भी इनकी राह जो है वो काफ़ी लंबी है और जिस तरह से हमने कहा, हम बार बार कह रहे हैं कि इनके साथ जो है एक दबंग नाम जुड़ा है, वो इसी वजह से जुड़ा है क्योंकि ये अपने काम में, अपनी जो इनकी रूटीन लाइफ है और सच के साथ जो है वो चलते रहे हैं और अपने जो सही है, सही को ही आगे जो है वो करते हैं, प्रमोट करते हैं और लोगों की भी खुल करके जो है मदद करते हैं। और यही वजह है कि आज हमने आपको इन शख्सियत के साथ जो है वो मिलवाया है। हम आपको फिर कई नई जगह पर लेके जाएंगे, किसी और शख्सियत के साथ मिलवाएंगे। तब तक आप देखते रहिए द समर न्यूज़। नमस्कार।